Hello students, welcome to my YouTube channel Decode Science with Anju ma'am, AIMS Alumina. I am your Anju ma'am, a science educator. अभी जो मैं आप लोगों को बायोलॉजी का 12th क्लास का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है वो पढ़ा रही थी, तो उसी में आज का हम टॉपिक जो है कवर करेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन। ओके, सो लेट्स गो अहेड। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पोलन मदर सेल, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर मियोसिस 1 रिएक्शन होती है, मियोसिस 1 डिवीज़न होती है, जो कि रिडक्शन डिवीज़न है। उससे जो है 2 सेल बने, उसके अंदर मियोसिस 2 हुई और जो है 4 सेल बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन आई। हर टेट्राड के अंदर फिर वॉल का सिक्रीशन हुआ और सेपरेट पोलन ग्रेन बन गए। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे एक पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है। इसमें देखिए, जो आउटर लेयर है ये एक्साइन है। ठीक है, ये जो आउटर वाली लेयर है, दिस इज ये वाली एक्साइन है, और इसके अंदर जो है ये एंटाइन लेयर। इसके अंदर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि हर सेल के अंदर होती है। ठीक है, ये वाला जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। ये वाला जो सेल है ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। यहाँ पर जहाँ पर ये एक्साइन एब्सेंट है, इस पोर को इस स्पेस को हम बोलते हैं जर्म पोर। यहाँ पर एक्साइन एब्सेंट है, यहाँ मैं बनाना नहीं भूली हूँ, यहाँ पे एक्साइन होती नहीं है, और जहाँ पर एक्साइन नहीं होती उस पोर को जर्म पोर बोलते हैं। यहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो कैसे जो है पोलन ग्रेन के अंदर ये सब लेयर्स वगैरह होती हैं, ये मैं आपको भी फर्दर क्लासेस अभी फर्दर आगे टॉपिक में समझाऊंगी। यहाँ तक समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात में बोलना है, मुझे हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, हर क्लास में मैं बोलती हूँ कि आपको जो है डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लेके इकट्ठा करते गए, नहीं, आपको डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, जिससे आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम्स में सिक्योर करें। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। तो कि एनसीईआरटी का डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। एनसीईआरटी 12th क्लास का पेज नंबर 7 पे है ये डायग्राम नंबर 1.5A। ये जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? माइक्रोस्पोर टेट्राड का। देखिए, इसमें 4 माइक्रोस्कोप्स हैं। ठीक, माइक्रोस्पोर्स हैं, तो ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का है। ठीक है, अब हम इसमें से एक माइक्रो, ये आप ध्यान से देखिए बच्चा लोग, हमने उस माइक्रोस्पोर टेट्राड में से मैंने यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर का डायग्राम बनाया है। ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या हुआ कि वैक्यूलेशन हुआ मीन्स जो वैक्यूल्स हैं उसमें डिवीजन हुआ और 2 बड़े बड़े वैक्यूल्स बन गए। ये क्या है? 2 बड़े बड़े वैक्यूल्स हैं। अब क्योंकि वैक्यूल्स ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो जो बेचारा न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो गया थोड़ा नीचे की तरफ। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, लेकिन क्योंकि वैक्यूल्स ने ज़्यादा स्पेस ले लिया तो न्यूक्लियस ने नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। अब यहाँ पे मैं एक ही वैक्यूल बना रही हूँ, क्योंकि 2 वैक्यूल ज़्यादा स्पेस कवर करें। वैसे यहाँ पे 2 भी बन सकते हैं, पर मैं फिलहाल एक ही बना रही हूँ। ठीक है, माइटोसिस हुआ। इस न्यूक्लियस से जो है एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बने। हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना, एनाफेज मेटाफेज, जहाँ पे क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। कुछ याद आया? कुछ रिकॉल हुआ? हाँ, वही बिल्कुल सेम। माइटोसिस हुआ और न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस हुआ और एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स हुए। अब क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स एसिमेट्रिकल है, तो इसके अंदर डिवीजन भी अनइक्वल होगी। अब इसके अंदर फर्दर माइटोसिस हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ, तो एक बड़ा सेल बन गया और एक छोटा सेल बन गया। जो बड़ा सेल है उसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, और जो स्मॉल वाला सेल है उसको जनरेटिव सेल बोलेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। माइक्रोस्पोर के अंदर वैक्यूलेशन हुआ, वैक्यूल्स में डिवीजन हुआ, 2 बड़े बड़े वैक्यूल्स बन गए। इसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो न्यूक्लियस नीचे शिफ्ट हो गया। न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस हुई। अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि स्पेस की कमी है, एक ही वैक्यूल दिखाया है। माइटोसिस हुई न्यूक्लियस में, तो स्पिंडल फाइबर बने। स्पिंडल फाइबर्स कैसे हैं? एसिमेट्रिकल हैं। अब फर्दर माइटोसिस हुई, क्योंकि
स्पिंडल फाइबर्स एसिमेट्रिकल हैं तो डिवीजन भी एसिमेट्रिकल हुई, जिसकी वजह से दो सेल बने, जो बड़ा वाला सेल एक बड़ा बना, एक छोटा बना। ठीक है, तो एक वेजिटेटिव सेल है जो बड़ा वाला है, जो छोटा वाला है वो जनरेटिव सेल है। तो ये जो है ये हैप्लॉइड पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड था ना। अभी मियोसिस तो मैंने कहीं नहीं बताई, हर जगह माइटोसिस ही बताई है। तो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन, ये हैप्लॉइड पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 7 का ही डायग्राम है। ये इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में से एक माइक्रोस्पोर ले लिया, उस माइक्रोस्पोर में वैक्यूलेशन हुई, जो मैंने अभी बोर्ड पर डायग्राम बनाया था, 2 वैक्यूल्स बनी। उसके बाद नीचे सेंटर में न्यूक्लियस नीचे शिफ्ट हो गया। फिर क्योंकि स्पेस की कमी थी तो एक ही वैक्यूल मैंने दिखाया और स्पिंडल फाइबर्स बने। स्पिंडल फाइबर्स कैसे बने? एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बने। अब क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स एसिमेट्रिकल हैं तो अनइक्वल डिवीजन हुई, एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल बना और छोटा वाला जनरेटिव सेल बना। ये आपको एनसीईआरटी के 12th क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे 1.5b का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर 1.5a का स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसमें से एक माइक्रोस्पोर हमने ले लिया और ये पूरा जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का डायग्राम है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ये हमारा पूरा पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन के अंदर एक्साइन लेयर भी आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फाइनल बताया था जब बातें, एक्साइन लेयर भी आ गई, इंटाइन लेयर भी आ गई। ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वेजिटेटिव सेल है। ये वेजिटेटिव सेल का बड़ा सा इर्रेगुलर न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। अब ऐसे कैसे रखना है? वेजिटेटिव सेल मीन्स वी फॉर वेजिटेबल। वेजिटेबल्स क्या करती है? हमें न्यूट्रिशन नरिशमेंट देती है। तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ये नरिशमेंट के लिए काम आता है। और ये जो जनरेटिव सेल्स हैं, जी फॉर जनरेटिव, जी फॉर गैमिट, ये गैमिट्स प्रोड्यूस करता है। तो जी फॉर जनरेटिव, जी फॉर गैमिट। तो जनरेटिव सेल्स जो है ये 2 मेल गैमिट प्रोड्यूस करता है और वेजिटेटिव सेल जो है ये न्यूट्रिशन के काम आता है। इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है और लार्ज होता है, और इसका जो है जनरेटिव सेल का स्मॉल होता है। और ये है जर्म पोर। ये जर्म पोर वो एरिया है जहाँ पर एक्साइन जो है एब्सेंट है, और ये हैप्लॉइड है। ये किसका डायग्राम है? ये पोलन ग्रेन का, भी मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था। ये पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है। पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है। कहीं पर भी मियोसिस नहीं हुई, हर जगह माइटोसिस ही है। माइक्रोस्पोर से स्टार्ट हुआ था, वो हैप्लॉइड था, तो ये भी हैप्लॉइड ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आगे वी लर्न अबाउट द, अभी तक हमने काफ़ी जो है वर्बली मैंने बताया था, अब थोड़ा सा रिटर्न में काम करते हैं। देखते हैं पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैप्लॉइड होता है। क्या हैप्लॉइडी होती है पोलन ग्रेन की? ये मेल गैमेटोफाइट की एंड हैप्लॉइड होता है, क्योंकि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर से बनता है, माइटोसिस से, डिवीजन से। कोई रिडक्शन डिवीजन मियोसिस नहीं होती है। पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, मेल गैमीट नहीं बोल रहे हैं। गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो कि गैमीट्स बनाता है। तो जो पोलन ग्रेन वो बॉडी है जो कि गैमीट्स बना रहा है, इसलिए इसको मेल गैमेटोफाइट हम बोल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि इसको मेल गैमीट नहीं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। दूसरा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जनरली स्फेरिकल होती है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। सो बच्चा लोग, जो डायमीटर ऑफ द पोलन ग्रेन होता है वो 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है। कैसा होता है? 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है, जिसको हम 10⁻⁻6 मीटर भी बोलते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो इसका कितना डायमीटर होता है? 20 to 50 माइक्रोमीटर। जो पोलन ग्रेन किसका डायमीटर ही मैंने पोलन ग्रेन का डायमीटर के बारे में बताया है। अब इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। कौन? पोलन ग्रेन के अंदर 2 प्रोमिनेंट लेयर्ड वॉल होती है। आउटर वाली को एक्साइन बोलते हैं और इंटरनल को इंटाइन बोलते हैं। तो आई फॉर एक्साइन, एक्सटर्नल कैसे याद रखेंगे? ई फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स आउटर, बाहर वाली एक्साइन है। आई फॉर इंटरनल, इंटरनल मीन्स इनर साइड, जो अंदर की तरफ वाली होती है उसको इंटाइन बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होती है उसको एक्साइन बोलते हैं।
तो ये 2 लेयर्स होती है प्रोमिनेंट। अब हम इस लेयर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम एक्साइन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्साइन जो है ये एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है। कैसी लेयर है? बाहर वाली, ये एक्सटर्नल है। मैंने भी लर्न करने का तरीका बताया था। ई फॉर एक्सटर्नल, ई फॉर एक्साइन। ये हार्ड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? हार्ड लेयर होती है, सॉफ्ट नहीं होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। ये किससे बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, विच मेक इट हार्ड। तो कौन हार्ड बनाता है एक्साइन लेयर को? स्पोरोपोलिनिन। तो ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जिसको हार्ड बना रहा है। अब थोड़ा स्पोरोपोलिनिन की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पोरोपोलिनिन इन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट। कैसा है? मोस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। हवा, पानी, धूप, तूफान, बैक्टीरिया, एल्गी, किसी चीज़ का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, अब तक का सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कहा जाता है। तो स्पोरोपोलिनिन जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल है और मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल बना है। और एक्साइन लेयर किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जो इसको हार्ड बनाता है। स्टूडेंट्स, स्पोरोपोलिनिन कैन बी विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के इसका ऊपर कोई असर नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड एल्कली कहते हैं बेस को, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन कैन बी विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिस। तो स्पोरोपोलिनिन के ऊपर ना तो किसी हाई टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, न किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट होता है, और ना ही एल्कली का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, इसके ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, नो एंजाइम दैट डीजनरेट स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया गया है जो स्पोरोपोलिनिन को डीजनरेट कर सके। मतलब टेम्परेचर, एसिड, एल्कली का तो इफेक्ट होता ही होता नहीं है, एंजाइम भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। ये इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जिससे एक्साइन बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन। सो स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स। मतलब ये अपर्चर्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कॉल्ड जर्म पोर वेयर द स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। मीन्स पोलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर है उसके अंदर प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं, जिसको हम जर्म पोर्स भी बोलते हैं। जर्म पोर एक भी हो सकता है एक्साइन में, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो एक्साइन लेयर है ये कंटिन्यूस लेयर होती है, इनकंटिन्यूस लेयर होती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एक्साइन लेयर कंटिन्यूस लेयर है या इनकंटिन्यूस लेयर है। यस, ये इनकंटिन्यूस लेयर है, क्योंकि जर्म पोर एक ऐसा स्पेस जगह, एक अपर्चर हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। पोलन ग्रेन को हम फॉसिल की तरह वेल प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। क्योंकि स्पोरोपोलिनिन के ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, एंजाइम किसी का इफेक्ट नहीं होता। सो मान लो बहुत हज़ार साल पहले साइंटिस्ट को कोई पोलन ग्रेन मिला, उनकी कार्बन डेटिंग वगैरह करी, तो उन्होंने देखा कि ये पोलन ग्रेन स्पोरोपोलिनिन की वजह से वो पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय तो हुआ नहीं, तो कार्बन डेटिंग से उसकी एग्जैक्ट डेट पता चल गई। तो पता चल गया कि अब ये स्पीशीज़ अब प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन ये कभी हुआ करती थी उस एरा में। तो इसको हम ये स्पोरोपोलिनिन इसको फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर देता है, जिससे हम इसको कार्बन डेटिंग से उस पोलन ग्रेन की जो है उस कौन से एरा में था इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन अपनी मैच्योर कंडीशन में आ जाता है तो उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जनरेटिव सेल होता है। तो कितने सेल हुए? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज बिगर। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बड़ा होता है। एंड हैज़ ए अबंडेंट फूड रिजर्व, और उसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व होता है। एंड ए लार्ज इर्रेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और एक बड़ा सा लार्ज इर्रेगुलर जो शेप्ड न्यूक्लियस, एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि इर्रेगुलरली शेप्ड होता है। तो वेजिटेटिव सेल कैसा हुआ? बड़ा हुआ तो उसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व हुआ है। अबंडेंट फूड रिजर्व है तो किस लिए काम आता है? न्यूट्रिशन के लिए काम आता है। वी फॉर वेजिटेटिव, वी फॉर वेजिटेबल। वेजिटेबल किस काम के लिए आते हैं? न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन के लिए काम आता है। और उसका न्यूक्लियस कैसा होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है,
और इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन स्टूडेंट्स, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल। जनरेटिव सेल कैसा होता है? स्मॉल होता है। एंड इट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और जो वेजिटेटिव सेल है, जो बड़ा वाला सेल है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, मैंने आपको बताया था कैसा हो जाता है, स्पिंडल शेप्ड हो जाता है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। तो ये जनरेटिव सेल कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है और जिसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है एंड ए न्यूक्लियस होता है। डेंस साइटोप्लाज्म पहले भी मैंने बताया था, जहाँ पर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उन न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। तो स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस जनरेटिव सेल के अंदर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स, द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज। मीन्स जो एंजियोस्पर्म की जो 60% स्पीशीज है, मतलब मेजॉरिटी में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं। मीन्स वेजिटेटिव सेल होगा उसके अंदर और सिर्फ जनरेटिव सेल होगा। तो इस स्टेज पे 60% के अंदर शेड हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग स्पीशीज़ है, यानी कि जो 40% है, उसके अंदर 3 सेल स्टेज में होते हैं। कैसे कि जो मेल गैमीट हो, जो जनरेटिव सेल होता है वो 2 मेल गैमीट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, माइटोसिस से, मियोसिस से नहीं, माइटोसिस से। तो उसकी प्लॉइडी भी मेल गैमीट्स की भी एन ही रहेगी। ठीक है, चलो, इन द रिमेनिंग 40% स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म, जो बाकी की 40% स्पीशीज बची एंजियोस्पर्म्स के अंदर, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज पे होता है। 3 सेल स्टेज पे जो है शेड होता है, क्योंकि जो जनरेटिव सेल होता है उसके अंदर माइटोसिस होता है और 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। तो एक तो वेजिटेटिव सेल हुआ और जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होकर 2 मेल गैमीट बन गए, तो ये 3 सेल स्टेज हो गई। से जो मेल गैमीट्स हैं इनकी क्वांटिटी क्या है? एन है। एन, क्योंकि इसके अंदर n/2 नहीं है, n है, क्योंकि n/2 कुछ होता ही नहीं है। जो नॉर्मल होते हैं वो n होते हैं, क्योंकि इसमें माइटोसिस से बने हैं मेल गैमीट्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैंने भी आपको बताया कि जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होती है तो 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो जो रिमेनिंग 40% स्पीशीज है उसमें 3 सेल स्टेज में शेड होता है पोलन ग्रेन, एक वेजिटेटिव सेल होता है और ये 2 मेल गैमीट। क्योंकि ये दोनों मेल गैमीट जो है माइटोसिस से बने हैं तो इनकी प्लॉइडी एन होगी, तो ये 3 सेल स्टेज होगी। एक वेजिटेटिव सेल हुआ और 2 ये मेल गैमीट्स हो गए, तो ये 3 सेल स्टेज हो गए 40% के अंदर। तो 40% के अंदर 3 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन शेड होते हैं और 60% के अंदर 2 सेल स्टेज पे शेड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हम आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो है समझ में आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल पे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।